नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा रहा था। इससे पहले मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के काफ़ी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही बेस्ट पीडीएफ ये बनेगी। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इस पीडीएफ में मैं आपकी कवर करवाऊँगा। तो मैं आपको 5 ईयर प्लान्स पढ़ा रहा था। 6 5 ईयर प्लान जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे 7वां जो 5 ईयर प्लान है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। कब से कब तक चला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा 5 ईयर प्लान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल रहने का मतलब हमने जो टारगेट सेट किया था और हमने जो अचीव किया है, अगर वो उससे बहुत ज़्यादा मैचअप कर रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। या फिर जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी सबसे ज़्यादा रहा है, सबसे ज़्यादा हमने ग्रोथ रेट पाई है, तो वो 5 ईयर प्लान जो है वो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम 7 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन प्लस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेक्टर एंड टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। रोज़गार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य के ऊपर इसमें स्पेशली बल दिया गया। इसका जो मॉडल था वो था कम्युनिटी वेज मॉडल। ठीक है, ये इसका मॉडल था, ये पूछ लिया जाता है। और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो था वो 8 5 ईयर प्लान का मॉडल था। आगे देखिएगा इसमें क्या क्या हुआ था इस योजनाओं में। 1991 में तो एलपीजी वाली स्कीम जो है वो एक तरीके से लॉन्च करने की प्लानिंग हो रही थी, तो वो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में 8 5 ईयर प्लान में हम कह सकते हैं वो इम्प्लीमेंट की गई थी। तो 1986 में क्या था, स्पीड पोस्ट फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो देखिए 1 अप्रैल 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, मनी ऑर्डर सर्विस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। भोजन, काम व उत्पादन का नारा जो था वो इसी योजना में दिया गया था। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2015 को जो मनी ऑर्डर सर्विस है उसको रिस्ट्रिक्ट किया था। और साथ में क्या स्टार्ट कर दिया था, 2008 में ये स्टार्ट किया था ई मनी ऑर्डर एंड इंस्टेंट मनी ऑर्डर। ठीक है, ये बताया गया है कि 2015 में इस तरह से मनी ऑर्डर सिस्टम को बंद किया था और फिर 2008 में शुरू कर दिया था ई मनी ऑर्डर और इंस्टेंट मनी ऑर्डर। 1988 में हमने एक नेशनल हाउसिंग बोर्ड बनाया था। और 1988 में सबसे इम्पोर्टेंट, इसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में बनाया गया था और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अब आगे देखिएगा इसकी हमने बनाया क्यों, ज़रूरत क्या पड़ी इसको बनाने की। देखिए रीज़न फॉर एस्टेब्लिशमेंट, जैसे जैसे देखिए जैसे आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली ना चला पाए तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर जगह पे क्या बना देती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ टेलीकॉम सेक्टर में आपकी पब्लिक वो भी हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनीज़ भी हैं और प्राइवेट कंपनीज़ भी है। शेयर बेचे होंगे वो एक अलग बात है। पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो प्राइवेट कंपनीज़ होगी आपकी जैसे एयरटेल होगी, रिलायंस जियो होगी, आपकी एयरसेल होगी। और आपकी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होगी, एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया। तो जब भी इन सबको रेगुलेट कौन करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्राई इसको रेगुलेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। जब भी कुछ इन्होंने अपनी मोनोपोली ये चलाने लगे, एकदम से रेट बढ़ा दें, ज़्यादा कॉल रेट्स एकदम से हाइक कर दें, तो उसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्शन लेती है। तो ऐसे ही ये जो सेबी है इसको बनाने का जो मकसद है वो क्या था। देखिए जैसे जैसे हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही थी, क्योंकि अब हमारी कंट्री की क्या होती, 7th और 8th 5 ईयर प्लान के बाद कंपनी में मतलब इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्टअप हुई थी। तो जैसे जैसे हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही थी तो स्टॉक मार्केट में हमारी डीलिंग भी बढ़ रही थी। तब क्या हो रहा था, माल प्रैक्टिसेस भी बढ़ रही थी। ये माल प्रैक्टिसेस क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी। इनसाइडर ट्रेडिंग का मैं आगे मतलब आपको बताता हूँ। दूसरा क्या होता था, डिले इन द डिलीवरी ऑफ शेयर की डिलीवरी जो होती थी उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड द फोर्थ वन इज़ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ। देखिए इससे क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग से होता क्या है, इन सारी चीज़ों से
जब उनको शेयर्स की डिलीवरी इतनी लेट मिलेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन वॉयलेट होंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग होंगी, तो इससे जो कस्टमर है, जो बेसिकली बायर है, उसका स्टॉक मार्केट से विश्वास धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। लेकिन सेबी को ऑटोनोमस नहीं किया गया था। ऑटोनोमस मतलब वो रेगुलेट तो कर सकती, वो देख तो सकती थी सारा कुछ कि क्या क्या गलत हो रहा है, कहीं पे रूल्स तो नहीं तोड़े जा रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, तो सारी चीज़ें देखती थी ये सेबी, लेकिन ऑटोनोमस नहीं थी, कोई एक्शन नहीं ले सकती थी उनके अगेंस्ट। तो फिर 1992 में सेबी को एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया, अब वो एक्शन भी ले सकती थी। इनसाइडर ट्रेडिंग का मैं मतलब आपको बता देता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब देखिएगा, आप जैसे कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, क्रिसमस का हुआ, जैसे नए साल की बात मैं करता हूँ, किसी कंपनी ने सपोज करो मार्केट में अपने शेयर रिलीज़ करे, बेच दिए, अपने शेयर्स रिलीज़ करे, ठीक है, कि कोई आके उनको परचेज़ करे, कोई भी खरीद सकता है, कंपनीज़ के लिए किया जाता है। तो उसके बाद देखिए बोनस और शेयर रिलीज़ करे कंपनी ने, तो एक स्कीम रख दी, जो कंपनी के मतलब डायरेक्टर और प्रमोटर्स होते हैं ना, वो इस तरह की बिजनेस स्ट्रेटजीज़ और बनाते रहते हैं। तो ऐसी ही एक स्ट्रेटजी वो सपोज़ करो वो बना देते हैं कि हर 10 शेयर अगर आप ख़रीदते हो, इन्वेस्टमेंट उसमें करते हो, तो हम उसको एक बोनस शेयर जो है वो फ्री में दे देंगे, ठीक है, आपको इसमें दे देंगे साथ में। तो इस तरह की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ये लोग बनाते थे, कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर्स, ठीक है, और ये सब डिसाइड करते थे। तो होता क्या था, इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या था, ये जो शेयर्स, अब इनको ये चीज़ पता रहती थी क्योंकि खुद ही ये पॉलिसी बना रहे थे कि एक बोनस शेयर देंगे, तो ये आपस में इनके जो जानकार होते थे, हो सकता था इनसे कुछ रिश्वत ले लेते हो, और अपने जो रिश्तेदार थे इन्हीं को मतलब ये चीज़ पता थी कि अगर आप इतने शेयर खरीदते तो आपको इतने फ्री में मिल जाएंगे, इतना बोनस मिल जाएगा, तो इन्हीं लोगों के हाथ में चला जाता था, बाकी लोगों के हाथ में वो प्रॉफिट पहुंच ही नहीं पाता था, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी का होता क्या था, लॉस हो रहा था, कंपनी जो प्रॉफिट था वो कंपनी के इनसाइडर को ही चला जाता था, और कस्टमर्स को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। कस्टमर का भी जो विश्वास था धीरे धीरे स्टॉक मार्केट से उठता जा रहा था। तो सेबी का बनाना और ऑटोनोमस बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए, इस पीडीएफ की खास बात यही है कि जो चीज़ इसमें लिखी है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ इसमें लिखी है, वो चीज़ इसमें पीडीएफ में लिखी भी है। आप लेक्चर स्किप करके सिर्फ पीडीएफ पढ़ के भी बहुत चीज़ें सीख सकते हो। तो देखिए, सेबी की एक कंडीशन है, वो ज़्यादा बड़ी कंपनी जिनके टर्नओवर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 20 करोड़ अगर मैं कहूँ, तो उनके स्टॉक एक्सचेंज की देखरेख जो है वो करेगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट की जो देखरेख है वो करेगा। लेकिन जिनका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 25 करोड़ या से कम है, तो उनके लिए क्या बनाया गया है, OTCEI रेगुलेट करेगा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सेबी को एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉच डॉग ऑफ शेयर मार्केट बोला जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल सेबी का, जिन्होंने एक इस तरह का एक फ्रॉड पकड़ा था शेयर मार्केट में, किस तरह का, सत्यम कंप्यूटर की कंपनी थी, वो अपने शेयर्स के जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के शेयर खरीदें, ठीक है, भाई ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो इसके शेयर्स खरीदें, इसकी पॉलिसीज़ खरीदें, ठीक है, ताकि लोग उनके शेयर्स खरीदें। इस चीज़ को सेबी ने पता किया, ठीक है, और इस चीज़ को ओवरटुक किसने किया, आगे महिंद्रा ने ओवरटुक किया। 2 अप्रैल 1990 की बात है। सिडबी, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको लाया गया। उसके बाद देखिएगा आप, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम था। आगे देखिए डिसइन्वेस्टमेंट, ये डिसइन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इकोनॉमी की ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में पैसा लगाना, ठीक है, हम किसी चीज़ में कोई भी शेयर हम खरीद रहे हैं, ठीक है, ताकि हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी जब फ़ायदे में जा रही है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट जस्ट इन्वेस्टमेंट का उल्टा है। इसमें मतलब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को बेचती है, मतलब एक तरीके से पैसा खींचना, ठीक है, वो होती है डिसइन्वेस्टमेंट। 2 तरीके की डिसइन्वेस्टमेंट होती है, माइनॉरिटी सेल एंड स्ट्रेटेजिक सेल, ठीक है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट कब करती है, जब वो या तो कंपनी लॉस में चली जाए तो डिसइन्वेस्टमेंट वो करना शुरू कर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे BSNL है, BSNL का डिसइन्वेस्टमेंट किया था, एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब एक तरीके से उसको प्राइवेटाइजेशन करना, ठीक है। अभी जैसे रेलवे में भी कह रहे हैं कि एक जो स्ट्रेटेजिक है वो
माइनॉरिटी और एक होती है स्ट्रेटेजिक सेल। तो उसमें भी कहा है कि जो रेलवे है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, तो ये बात जो है वो उठ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। माइनॉरिटी सेल, जब गवर्नमेंट अपने मैक्सिमम 49% जो शेयर्स है वो बेच सकती है, 49%, यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो स्वामित्व है वो अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, लीडिंग शेयर्स गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। इसका एक सबसे सही एग्जांपल मैं कहूँ तो आपका डीटीसी हो गया, माइनॉरिटी सेल का हो गया, ठीक है। डीटीसी दिल्ली की ये जो बसें हैं, डीटीसी बसें, इसका एग्जांपल हो गया। स्ट्रेटेजिक में क्या है, जब गवर्नमेंट अपने जो मिनिमम 51% जो शेयर है वो बेच सकती है। फॉर एग्जांपल BSES और NDPL, ये क्या थे, दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे, दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि अब किसको बेच दिए गए हैं, ये मतलब जो दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे अभी इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और ये PDPL पे चले गए। अब हमें भी पता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक रेगुलेटिंग बॉडी की तरह एक्ट करती है, ठीक है। उस टाइम टू टाइम हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ताकि ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने उसके क्या नाम, अपने प्रॉफिट के लिए ही जनता को जो है वो लूटे ना, ठीक है। इस चीज़ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते रहते हैं ताकि लोग जो हैं वो परेशान ना हो। तो इसके लिए जो PDPL है, ठीक है, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस पे अपना कंट्रोल किए हुए इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि आप अपनी बिजली के जो प्राइस है, यूनिट के जो प्राइस हैं, वो एक हद तक जो है वो एक फ़िक्स रखे हैं, लिमिट रखे हैं कि इससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, वरना ये अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। अब जैसे अगर मैं कहूँ तो एयरटेल है, एयरसेल है, ठीक है, इनके ऊपर भी जो ट्राई है उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं। अगर इनकी कोई सर्विस बढ़िया नहीं मिल रही है, कोल्ड ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही थी, तो ट्राई ने इन पर चार्ज लगाए थे। या फिर इसके अलावा अगर ये अपने जो चार्जेस हैं वो बढ़ा देते हैं, कॉल रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं एक हद तक, ठीक है, तो उसमें भी फिर ट्राई जो है वो बीच में आ जाती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाल ही में जैसे आपको पता है जियो है, ठीक है, जियो अभी सबको टक्कर दे रही थी, और जियो से पहले जियो के बाद अभी एयरटेल जो है वो सबको टक्कर दे रही है, ठीक है। तो अब ये जो जियो है ना, जियो है, इसने मतलब अपने IUC, इन्होंने कहा है कि हम जो है वो IUC चार्जेस जो हैं वो इंटरकनेक्ट यूज़र चार्जेस जो हैं वो उसका जो खर्चा है वो हम भुगत रहे थे। अभी जैसे जियो ने, आपको पता है ना, काफ़ी टाइम तक 3 साढ़े 3 साल तक फ्री ये रखा, अपने कोई चार्जेस नहीं थे, ठीक है। तो मतलब IUC चार्जेस में ये है कि जियो से अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क पे फॉर करो, जियो से आपने एयरटेल के किसी नंबर पे कॉल करी है, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इससे पहले क्या था, जियो ने कहा था कि हम जो हैं वो ये चार्जेस खुद बियर कर रहे थे, ठीक है। तो फिर अब बाकी इस कंपनी है वो लॉस में जा रही थी, उनको कोई उनके कोई रिचार्ज नहीं करवा रहा था, तो फिर वो अब उठ के आई, तो उसने जो ट्राई है उन्होंने कहा कि भाई आपको ये IUC चार्जेस जो हैं वो कस्टमर्स पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर वो IUC जो चार्जेस हैं वो कस्टमर्स के ऊपर डाले गए, ठीक है। तो अभी जियो टू जियो तो आपकी अनलिमिटेड कॉलिंग है, लेकिन जियो टू अनदर नेटवर्क, अगर आप किसी नेटवर्क पे कॉल करते हो, जियो टू अनदर नेटवर्क पे आप कॉल करते हो, तो आपको जैसे अभी करंटली कितना है, 6 पैसे पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 6 पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो और ये जो कंपनीज ऐसा कहती हैं कि ये जो पैसे हैं ना, 6 पैसे, ये सीधा मतलब ना तो ऑपरेटर के पास जाते हैं, ये सीधा जिस भी आपने दूसरे नेटवर्क पे कॉल किया है तो उसको जाते हैं। फॉर एग्जांपल जियो टू एयरटेल किया है तो एयरटेल को ये पैसे जो हैं वो पर मिनट के जाएंगे, ठीक है। अब इससे पहले इन्होंने, जियो ने कहा था कि हमने 13,500 करोड़ रुपए जो है वो IUC चार्जेस का अपने ऊपर लिया था, कस्टमरों के ऊपर ना डाल करके, ठीक है। वैसे ओवरऑल ये सारा डाटा जो है वो खुद ही इनके पास होता है। ये देखते हैं कि 3 महीने में कितने इनका जो है वो कस्टमर ने कॉल की है, कितना इनको नुकसान हो रहा है और कितने ज़्यादा इनके प्लान्स बिक रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी एयरटेल तो सभी के लिए फ्री है, एयरटेल में एयरटेल टू अनदर नेटवर्क और एयरटेल टू एयरटेल अभी कोई चार्जेस नहीं है, पूरा का पूरा अभी फ्री है, जो रिचार्ज इनका रखा गया है वही है, ठीक है।
तो अभी एयरटेल क्या खुद के ऊपर मतलब वो कर रही है, ठीक है, चार्जेस बियर कर रही है। उन्होंने अपने इंटरनेट पैक्स ही इतने रेट हाई कर दिए, सीधा 399 से सीधा ये 590, मतलब लगभग एक तरीके से 300 रुपये के करीब जो है वो ये बढ़ गया है, 300 रुपये के करीब। तो उसी में वो सारा अपना ये जो टैरिफ चार्जेस है वो एक तरीके से ले रही है, मतलब इनडायरेक्टली चीज़ें वहीं पे आ रही हैं। लेकिन जियो में अभी तक क्या है, जियो में ये रिचार्ज भी उतने का ही हो रहा है, 590 555 समथिंग का, 58 समथिंग का। लेकिन अभी भी उसने जो IUCG चार्जेस हैं वो जनता के ऊपर ही डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो रेगुलेट हो रही हैं वो ट्राई के द्वारा ही हो रही हैं। इसके अलावा जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है, तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन समटाइम्स फेल कर जाता है। अब जैसे रेलवे के प्राइवेटाइजेशन यूके में बिल्कुल फेल कर गया, ठीक है। यूके में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन फेल करने का कारण क्या था, उसमें एक जो रेल के अलग अलग प्रोजेक्ट थे, जैसे रेलवे की पटरियाँ थी, ये किसी और कंपनी को दे दिया गया। ट्रेन बनाने का जो काम था जिसमें डिब्बे वगैरह सारी चीज़ें थी, ये अलग कंपनी को दे दिया काम। उसकी मेंटेनेंस की, ट्रैक मेंटेनेंस और रेल मेंटेनेंस का काम अलग कंपनी को दे दिया। हुआ क्या कि अगर कोई नई रेलवे लाइन बिछानी थी तो हमें अलग अलग कंपनी से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, तो वह अप्रूवल मिल ही नहीं पाती थी। तो ऐसे में कंपनियां क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, ठीक है। तो अपने लॉस को अल्टीमेटली क्या हो रहा, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है, ये क्या कर रही थी, अल्टीमेटली जो अपना बर्डन था वो कस्टमर्स के ऊपर डाल रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस कर दिए टिकट के, जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और फिर भी कंपनीज जो हैं वो लॉस में जाती रही। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को ये जो टैक्स पेयर सब्सिडीज़ हैं, टैक्स पेयर सब्सिडीज़ वो इनको प्रोवाइड करनी पड़ी, ठीक है। तब जाके इनका लॉस पेयर हुआ। तो मतलब आज तक ये प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। तो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे रेल का फेल रहा। अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान में ये रेल का प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल रहा। वो कैसे सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसमें अलग अलग रीजन्स जो हैं वो, जैसे ये पर्टिकुलर जापान है, उसमें एक अलग अलग रीजन जो है वो बांट दिए। तो उस रीजन में पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है रेल का, ट्रैक से लेके मेंटेनेंस से लेके ट्रेन तक बनाने का, वो एक कंपनी को दे दिया। तो वहाँ पे ये सफल रही। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में वहाँ अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो आप खुद ही सोचिए कि कितना बड़ा तबका जो है वो रेल से ट्रैवल करता है। तो इसके जो प्राइजेस हैं वो कितने ज़्यादा हाइक कर दिए। एक तरीके से इसके जो प्राइस हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा कर दिए, ठीक है। उसके अगर मैं कहूँ बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं जो आपके ठीक है, एयरलाइन से रिलेटेड होते हैं आपके, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हो गए। तो इस तरह से एयर इंडिया भी इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल किया है, ठीक है, इसकी भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। इसके अलावा BPCL, देखिए ये जितने भी हमारी कंपनीज़ हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल इंडिया, तो इन रिसोर्सेज को तो यार अगर आप कहो कि ये भारत के रिसोर्सेज हैं, अगर कोई और कंपनी आके इन रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, तो फिर यार ये देश का दुर्भाग्य ही तो हुआ। तो ऐसी कंपनीज़ को तो बिल्कुल भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी इंडिया के रिसोर्स हैं, ठीक है, इनको कोई दूसरी कंट्री यूज़ करे तो फिर वो एक कंट्री का एक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। और अपनी हमारी कंट्री से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे करके ये इतना बड़ा जो प्रॉफिट है वो दूसरी कंट्रीज़ में चला जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे देखिए BPCL और ONGC ICL, इन कंपनी को अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो फिर इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, क्योंकि इसमें मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं करना चाहिए जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो ऑयल इंडिया और ऑयल रिजर्व जैसी बड़ी चीज़ें हैं, ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जो है, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन वही लोग खरीद सकते हैं। तो ऐसे में दूसरी कंपनियाँ मार्केट में नहीं आएंगी, तो फिर यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट होगी। डिसइन्वेस्टमेंट करने का तब फ़ायदा होता है जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो, ठीक है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने का एक मेन जो वजह होती है वो इसी चीज़ को रहती है कि डिफरेंट कंपनीज आपस में कम्पीट करेंगी, और कम्पीट करने के बाद जब ये कंपनी आपस में कम्पीट करेंगे एक दूसरे से, तो कस्टमर को क्या करेंगे, बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को लो फेयर्स पे, कम फेयर्स पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आजकल प्राइवेटाइजेशन से बहुत सी चीज़ें जो है वो फ़र्क डल रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी ने कंपटीशन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अपनी एक लिमिट रख दी कि इससे नीचे तो हमने जाना ही जाना नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम
फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एयरटेल का और जियो का, ठीक है। पहले तो 399 था, ठीक है, और ये बोलते थे कि हम आईसी चार्जेस अपने ऊपर बियर कर रहे हैं, लेकिन ये एयरटेल और जियो ने अब क्या कर दिया, अब देखा जाए तो एक लेवल पे आ गए दोनों, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो 550 से ऊपर दोनों ने अपने वो रख दिए हैं, प्राइजेस रख दिए हैं, ठीक है। जो भी 84 दिन का जो इनका टाइम पीरियड रहता था तो उसके जो चार्जेस थे इन्होंने रख दिए, ठीक है। तो एक मिनिमम रख के उसके ऊपर फिर ये बात करते हैं कि फैसिलिटी, तो कंपटीशन तो बेसिकली कैसे बढ़ गया, तो कस्टमर तो फिर भी मर ही रहा है ना, तो कस्टमर को तो ये कर दिया। अब एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं प्राइवेटाइजेशन का बता देता हूँ जो फेल कर गया है, वो कर गया है आपका यूएसए में जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं ना सब प्राइवेट कर दिए हैं। तो इससे हुआ क्या, जो मिडिल मैन के बच्चे हैं, मिडिल क्लास वर्ग के बच्चे हैं और जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस हाइक कर दी। अगर हम इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो कितनी ज़्यादा वहाँ पे एडमिशन फ़ीस है और कितनी ज़्यादा वहाँ पे ट्यूशन्स फ़ीस हैं, आप खुद ही देख सकते हो। तो प्राइवेटाइजेशन का ये भी सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इनको नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस सेक्टर, अगर मैं कहूँ तो अगर डिफेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज़ कर दिया तो कितना बड़ा इंडिया का लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि ये जो डिफेंस जैसी चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये कंपनियां क्या करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए, ये तो यही सोचेंगे कि ना कि हमारे पास दूसरे अगर देश से जो है वो अगर कोई डिफेंसिव इक्विपमेंट मांगने आता है तो हम फटाफट से उनको दे देंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो, ठीक है, ताकि हमारे डिफेंस के जितने इक्विपमेंट है वो चले, क्योंकि इनका मेन और सोलरली पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सोच के देखो तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है अगर इन डिफेंस सेक्टर को भी हमने प्राइवेटाइज़ कर दिया। और अपने ऑयल रिसोर्सेज से रिलेटेड चीज़ों को तो प्राइवेटाइजेशन हमें कभी करना ही नहीं चाहिए था, और बीपीसीएल तो ऑलरेडी इतने प्रॉफिट में जा रही थी, फिर इसका प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई थी। आगे देखिए, इस प्लान के बाद इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो गई। अब हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लेके आए। तो देखिए 1990 से 1991 और 1991 से 1992 ये हम क्या करें, दो एनुअल प्लान जो है वो लेके आए, ठीक है। एक 1990 से 91 का और एक 1991 से 92 का, ठीक है। तो 1989 टू 1991 में इकोनॉमिक हमारे पास इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है, मतलब ग्रोथ जो है वो वहाँ पे टिक नहीं पा रही थी, कम ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से क्या हुआ, कोई 5 ईयर प्लान जो है वो उस साल लॉन्च्ड नहीं हुआ, ठीक है। 1991 की बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, एकदम जो है वो ख़त्म हो गया फॉरेक्स। US $1 बिलियन जो है वो ये रह गया। फॉरेक्स जो था वो एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट में, ठीक है, ये जो फॉरेक्स था एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा हमने जो है वो जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड करते हैं, ठीक है, जब हम मतलब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड करते हैं तो ये ईयर के एंड में बेसिकली काम आता है, लेन देन के काम आता है। लेकिन यह जो रिज़र्व है वो गिरकर $1 बिलियन जो है वो रह गया, ठीक है। फॉरेक्स में बेसिकली एकदम से ख़त्म हो गया, कहने का मतलब है 1991 की बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, ठीक है, फॉरेक्स। तब इंडिया एक बैंकरप्ट नेशन से थोड़ा ही दूर था, मतलब एक तरह से दिवालिया ही निकलने वाला था। तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे ये फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं इनका नाम था, इन्होंने काफ़ी कुछ भी किया था, बहुत कुछ किया था और एक रिस्क भी लिया था, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। तब उन्होंने बोला कि अगर हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत जो है वो बिल्कुल पिछड़ा बन जाएगा, पिछड़े इलाकों से, और कभी उभर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उससे ज़्यादा अगर हमने तो उस टाइम पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया, उसको ज़्यादा लिबरल नहीं किया, तो हमारी कंट्री की हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद लेके आई ये LPG मॉडल, ठीक है। अगर मैं कहूँ अगले 8th 5 ईयर प्लान में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ LPG मॉडल कब इम्प्लीमेंट हुआ था, क्योंकि 1991 में कोई प्लान लेके नहीं आए थे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ही बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, फॉरेक्स रिज़र्व बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो फिर
ये एलपीजी मॉडल के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल। ठीक है, मेरे फर्स्ट चैप्टर में आप देख लीजिएगा जो फर्स्ट है। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको कम कर देना। प्राइवेटाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था, डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेटाइजेशन, ताकि अलग अलग कंपनीज आए, निवेश करें और भारत में क्या बने, रोजगार की स्थिति बने। और ग्लोबलाइजेशन में क्या है, इसमें क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, जो हमारा इंडिया है वो एक ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट हो। ठीक है, इंडिया ने फ्री मार्केट रिफॉर्म्स भी लॉन्च किए थे। उसके बाद देखिए 1981 में जो था वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसकी वजह से हम 8-5 ईयर प्लान जो वो नहीं ला पाए थे। इस नई नीति से इकोनॉमिक बूस्टअप हुई। लक्ष्य अगर मैं कहूँ तो ये जो 7th 5 ईयर प्लान है, इसमें लक्ष्य जो था वो 5% का रखा था, प्राप्ति हुई 6% की। ठीक है, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल प्लान था। उसके बाद देखिए 8 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 को चला था। ठीक है, इसमें जो वर्क हुआ था वो ये हुआ था, 7th 5 ईयर प्लान में गरीबी की माप हुई थी, लकड़वाल समिति ने की थी, गरीबी की माप हुई थी। 8 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो 1992 से 97 चला। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भरता जो था इसका मेन जो था ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद देखिए राव एंड मनमोहन प्लान इसको हम बोल सकते थे, क्योंकि एलपीजी मॉडल जो है वो यही लेके आए थे। मॉडल जो था जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल था इसका। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या हुआ था, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 1995 की बात है, इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो एलपीजी मॉडल जब हम लेके आए थे तो इसमें जब अलग अलग कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इन सारी कंपनियों के साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भारत जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो, तभी तो इन कंपनियों के साथ हम एग्रीमेंट कर सकते हैं और रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं। आगे देखिएगा जो लक्ष्य था वो 5.6% रखा गया था और एक्चुअल ग्रोथ जो हुई थी वो 6.8% हुई थी, तो ये भी सफल था। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्लान है इसमें ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। तो क्या था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो बताता हूँ आपको। देखिएगा ये सपोज करो आपका क्या है, ये डायग्राम आप देख रहे हो। ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, इट इज़ अ कंप्लीट पॉपुलेशन। ठीक है, ये कंप्लीट पॉपुलेशन है। ठीक है, मैं कहूँ इसकी जो एज है 0 से कुछ भी हो सकती है, 60 70 75। ठीक है, ईयर्स। तो इसमें ये वाला जो तबका होता है, ठीक है, ये वाला जो तबका होता है ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें ना 14 to 16 ईयर्स के वो एज के ग्रुप के बंदे ले लिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर 14 to 16 ईयर के जो ये ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया मैंने, तो इसमें 14 to 16 ईयर्स के सारे बंदे शामिल किए गए हैं। अब इसमें से जो भी बंदा, ठीक है, जो भी एज ग्रुप का बंदा अगर पैसा कमाने लग जाए, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया या फिर वो इंडिया में पैसा कमाने लग जाए, क्योंकि बेसिकली अगर वो पैसा कमाएगा तो अपना टैक्स देगा इनकम टैक्स के थ्रू, या फिर सामान परचेज़ करेगा, टैक्स देगा, गवर्नमेंट को मदद करेगा, तो एक तरीके से देश का भला होगा, देश का हित होगा। तो हर वो बंदा ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जिसकी एज 14 to 16 के बीच में, ऐसे लोग जो पैसा कमाने लगे तो राष्ट्र का हित होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग को हम इस प्लान में था, 8 5 ईयर प्लान में इंडिकेटिव प्लानिंग हुई थी और ये जॉन डब्ल्यू मुलर के उस पर बेस्ड था मॉडल पर। और इस प्लान में हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी विद एलपीजी लेके आए थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे देखिएगा हमारा है 9 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब इसके बाद जो 5 ईयर प्लान रह गए, बड़े फास्ट पढ़ेंगे हम। 5 ईयर प्लान, 9 5 ईयर प्लान 1997 से 2000 को चला। इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़। हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी में मतलब टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अमीरी गरीबी में जो डिफरेंस था उसको ख़त्म करना, जो सदियों से चली आ रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना कंट्री में। ठीक है, अगस्त 1998 की बात है, हम किसान क्रेडिट योजना जो है वो लेके आए। ठीक है, लेकिन जो एटीएम फैसिलिटी है टू किसान क्रेडिट कोड होल्डर वो लेके आए 2012 में। ये प्लान जो है वो फेल कर गया। क्यों? हमारे में कोई कमी नहीं थी कि उसकी वजह से फेल कर गया। ठीक है, हमारी इंडिया में कोई ऐसी पॉलिसी की वजह से फेल कर गया हो, बल्कि इसका फेल करने का कारण क्या था कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, पूरे विश्व में जो मार्केट है उसमें रिसेशन आ गई थी, तो इस वजह से प्लान जो था वो फेल कर गया था। ये इंपॉर्टेंट आगे। टारगेट जो ग्रोथ रखी थी 7.1% रखी थी टारगेट ग्रोथ, और हमने जो अचीव की थी वो 6.8% अचीव की थी।
आगे है हमारा 10th 5 ईयर प्लान, ये भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। आज ही पूरे प्लान में पढ़ा दूंगा आपको। 2002 से 2007 तक हमारा 10th 5 ईयर प्लान चला। ऑब्जेक्टिव क्या था वो देख लीजिए, टू अटेन 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर। ठीक है भाई, हम 8% तो हर साल जो है वो जीडीपी ग्रोथ को अटेन करें। दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ पावर्टी रेट बाय 5%। 2007 तक हम 5% जो है वो अपना पावर्टी रेट को रिड्यूस करें। तीसरा क्या है, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो अगेन स्टार्ट किया गया, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया 8% का रखा गया, और इसका जो प्राप्ति हुई थी 7.7% की प्राप्ति हुई थी। तो 10th 5 ईयर प्लान में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए 11th 5 ईयर प्लान की बात करूं, 2007 से 12 तक चला। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, देखिए आगे जो 10th 5 ईयर प्लान 9th 10th 11th 12 इनमें कोई मॉडल नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। आम आदमी बीमा योजना ये काम हुए थे, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये 3 तरह के यहाँ पे काम हुए थे। टारगेट ग्रोथ रखी हुई थी 9%। सबसे ज़्यादा देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसी प्लान में हमने सर्वाधिक जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, सर्वाधिक जीडीपी इसी प्लान में ली गई थी। उसके बाद देखिए और प्राप्ति कितनी हुई थी, 7.9%। सबसे ज़्यादा लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का इसी प्लान में। मेन फोकस ऑन सोशल सेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन पे मेन बल दिया गया। आगे देखिए 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 की बात है। ये ऑब्जेक्टिव क्या था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और क्या था 100% लिटरेसी रेट रखेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी में भी सुधार करेंगे। सोशल सेक्टर्स पर मेन फोकस किया गया। देखिए हुआ क्या था, इस प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 8.2 रखने का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन जो एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसने कहा इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी मंदी है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 8% रखी गई। आगे देखिए लास्ट में बस ये पार्ट बचा है, और यही पार्ट बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पार्ट देखिएगा, मोस्ट सक्सेसफुल प्लान इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ठीक है, इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं कहूँ फेल्ड प्लान की बात, तो सबसे ज़्यादा फेल जो है वो आपका प्लान रहा 3rd 5 ईयर प्लान, फिर 4th, फिर 9th, फिर 11th, फिर आपका 2nd, और फिर आपका 10th 5 ईयर प्लान जो है वो फेल रहे। सबसे ज़्यादा फेल मैं कहूँ तो आपका 3rd 5 ईयर प्लान जो सबसे ज़्यादा फेल रहा, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मैं अगर कहूँ तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। हाईली जीडीपी अचीव्ड प्लान जो था वो आपका कौन सा था, 11th प्लान था, जिसमें हमने टारगेट ग्रोथ 9% रखी थी, और हमें अचीव हुआ था लगभग 8% के करीब, 7.9% के करीब हमें अचीव हुआ था। ठीक है, और देखिएगा 8% के करीब। ठीक है, उसके बाद देखिए 10th प्लान जो था, उसके बाद अगर मैं कहूँ हाईली जीडीपी अचीव्ड प्लान था, वो 10th प्लान था। टारगेट रखा था 7.9 का, और अचीव किया था 7.7% का। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से पूरे 5 ईयर प्लान आपके ख़त्म हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। PDF जब भी बनी आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।